ब्लैक होल का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों सहित किसी भी चीज में इससे बचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। दो सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट द्रव्यमान ब्लैक होल के लिए स्पेसटाइम को विकृत कर सकता है। 3-4 किसी पलायन की सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। हालांकि इसे पार करने वाली किसी वस्तु के भाग्य और परिस्थितियों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामान्य सापेक्षता के अनुसार इसमें स्थानीय रूप से पता लगाने योग्य कोई विशेषता नहीं होती है। 5 कई मायनों में एक ब्लैक होल आदर्श ब्लैक ब्लैक बॉडी करता है क्योंकि यह कोई प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं करता है। 6-7 इसके अलावा घुमावदार स्पेसटाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि घटना क्षितिज हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसका स्पेक्ट्रम उसके द्रव्यमान के विपरीत आनुपातिक तापमान के एक काले शरीर के समान होता है। यह तापमान तारकीय ब्लैक होल ये केल्विन के अरबवें हिस्से के क्रम का है, जिससे इसे प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना अनिवार्य रूप से असंभव हो जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकाश के भागने के लिए बहुत मजबूत है, उन पर पहली बार 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लाप्लास द्वारा विचार किया गया था। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सामान्य सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान खोजा जो एक ब्लैक होल विशेषता बताएगा। डेविड फिनकेलस्टीन ने 1958 में पहली बार ब्लैक होल की व्याख्या अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में प्रकाशित की जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल लंबे समय तक गणितीय जिज्ञासा माना जाता था। 1960 के दशक तक ऐसा नहीं था कि सैद्धांतिक कार्य से पता चला कि वे सामान्य सापेक्षता की एक सामान्य भविष्यवाणी थे। जॉकलिन बेल बर्नेल द्वारा न्यूट्रॉन सितारों की खोज 1967 में संभावित खगोल भौतिकी वास्तविकता के रूप में गुरुत्वाकर्षण से ढही हुई सघन वस्तुओं में रुचि जगी। पहला ज्ञात ब्लैक होल X1 था, जिसे 1971 में कई शोधकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से पहचाना गया था। 9-10 तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल के बाद यह अपने आसपास से द्रव्यमान को अवशोषित करके बढ़ सकता है। लाखों सौर द्रव्यमान एम के सुपरमैसिव ब्लैक होल तारों को अवशोषित करके और अन्य ब्लैक ब्लैक होल करके बन सकते हैं। इस बात पर आम सहमति है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में महाविशाल ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल उपस्थिति का अनुमान अन्य पदार्थों और दृश्य प्रकाश जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ इसकी बातचीत के माध्यम से लगाया जा सकता है। कोई भी पदार्थ जो ब्लैक होल गिरता है वह घर्षण से गर्म होकर बाहरी अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण कर सकता है, जिससे क्वासर बनता है, जो ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से कुछ है। किसी महाविशाल ब्लैक होल बहुत करीब से गुजरने वाले तारों को निगलने से पहले स्ट्रीमर में टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, जो बहुत चमकते हैं। 11 यदि अन्य तारे ब्लैक होल परिक्रमा कर रहे हैं तो उनकी कक्षाओं का उपयोग ब्लैक ब्लैक होल और स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे अवलोकनों का उपयोग न्यूट्रॉन सितारों जैसे संभावित विकल्पों को बाहर करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह खगोलविदों ने बाइनरी सिस्टम में कई तारकीय ब्लैक होल की पहचान की है और स्थापित किया है कि मिल्की वे आकाशगंगा के मूल में धनु ए के रूप में जाना जाने वाला रेडियो स्रोत लगभग 4.3 मिलियन सौर द्रव्यमान का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों सहित किसी भी चीज में इससे बचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है।
सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट द्रव्यमान ब्लैक होल के लिए स्पेसटाइम को विकृत कर सकता है। किसी पलायन की सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। हालांकि इसे पार करने वाली किसी वस्तु के भाग्य और परिस्थितियों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामान्य सापेक्षता के अनुसार इसमें स्थानीय रूप से पता लगाने योग्य कोई विशेषता नहीं होती है। कई मायनों में एक ब्लैक होल आदर्श ब्लैक बॉडी करता है, क्योंकि यह कोई प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके अलावा घुमावदार स्पेसटाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि घटना क्षितिज हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसका स्पेक्ट्रम उसके द्रव्यमान के विपरीत आनुपातिक तापमान के एक काले शरीर के समान होता है। यह तापमान तारकीय ब्लैक होल ये केल्विन के अरबवें हिस्से के क्रम का है, जिससे इसे प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना अनिवार्य रूप से असंभव हो जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकाश के भागने के लिए बहुत मजबूत है, उन पर पहली बार 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लाप्लास द्वारा विचार किया गया था। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सामान्य सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान खोजा जो एक ब्लैक होल विशेषता बताएगा। डेविड फिनकेलस्टीन ने 1958 में पहली बार ब्लैक होल की व्याख्या अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में प्रकाशित की जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल लंबे समय तक गणितीय जिज्ञासा माना जाता था। 1960 के दशक तक ऐसा नहीं था कि सैद्धांतिक कार्य से पता चला कि वे सामान्य सापेक्षता की एक सामान्य भविष्यवाणी थे। जॉकलिन बेल बर्नेल द्वारा न्यूट्रॉन सितारों की खोज 1967 में संभावित खगोल भौतिकी वास्तविकता के रूप में गुरुत्वाकर्षण से ढही हुई सघन वस्तुओं में रुचि जगी। पहला ज्ञात ब्लैक होल X1 था, जिसे 1971 में कई शोधकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से पहचाना गया था। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल के बाद यह अपने आसपास से द्रव्यमान को अवशोषित करके बढ़ सकता है। लाखों सौर द्रव्यमान एम के सुपरमैसिव ब्लैक होल तारों को अवशोषित करके और अन्य ब्लैक होल करके बन सकते हैं। इस बात पर आम सहमति है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में महाविशाल ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल उपस्थिति का अनुमान अन्य पदार्थों और दृश्य प्रकाश जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ इसकी बातचीत के माध्यम से लगाया जा सकता है। कोई भी पदार्थ जो ब्लैक होल गिरता है, वह घर्षण से गर्म होकर बाहरी अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण कर सकता है, जिससे क्वासर बनता है, जो ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से कुछ है। किसी महाविशाल ब्लैक होल बहुत करीब से गुजरने वाले तारों को निगलने से पहले स्ट्रीमर में टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, जो बहुत चमकते हैं। यदि अन्य तारे ब्लैक होल परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनकी कक्षाओं का उपयोग ब्लैक होल और स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे अवलोकनों का उपयोग न्यूट्रॉन सितारों जैसे संभावित विकल्पों को बाहर करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह खगोलविदों ने बाइनरी सिस्टम में कई तारकीय ब्लैक होल की पहचान की है और स्थापित किया है कि मिल्की वे आकाशगंगा के मूल में धनु ए के रूप में जाना जाने वाला रेडियो स्रोत लगभग 4.3 मिलियन सौर द्रव्यमान का एक सुपरमैसिव ब्लैक इतने बड़े पिंड का विचार जिससे प्रकाश भी बच न सके। नवंबर 1784 में प्रकाशित एक पत्र में अंग्रेजी खगोलशास्त्री अग्रणी और पादरी जॉन मिशेल द्वारा संक्षेप में प्रस्तावित किया गया था। मिशेल की सरल गणनाओं ने माना कि ऐसे पिंड का घनत्व सूर्य के समान हो सकता है और निष्कर्ष निकाला यह तब बनेगा जब किसी तारे का व्यास सूर्य के व्यास से 500 गुना अधिक हो जाएगा और इसकी सतह से पलायन वेग प्रकाश की सामान्य गति से अधिक हो जाएगा।
मिशेल ने इन पिंडों को काले तारे कहा। उन्होंने सही ढंग से नोट किया कि ऐसे सुपरमैसिव लेकिन गैरविकिरणकारी पिंडों को आसपास के दृश्यमान पिंडों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। उस समय के विद्वान शुरू में इस प्रस्ताव से उत्साहित थे कि विशाल लेकिन अदृश्य काले तारे सादे दृश्य में छिपे हो सकते हैं, लेकिन उत्साह तब कम हो गया जब 19वीं सदी की शुरुआत में प्रकाश की तरंग जैसी प्रकृति स्पष्ट हो गई, जैसे कि प्रकाश एक एक कण के बजाय तरंग। यह स्पष्ट नहीं था कि प्रकाश तरंगों से बचने पर गुरुत्वाकर्षण का, यदि कोई हो, प्रभाव क्या होगा। आधुनिक भौतिकी मिशेल की इस धारणा को खारिज करती है कि प्रकाश की किरण किसी महाविशाल तारे की सतह से सीधे निकलती है, तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमी हो जाती है, रुक जाती है और फिर स्वतंत्र रूप से तारे की सतह पर वापस गिरती है।